हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक रहेगी, वहां से मिल जाएगी। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताएंगे। खैर, आप ये जैसा कि देख सकते हो, किसी ये बुक का एक पेज आपको दिख रहा है, तो ये बुक आपको बता देते हैं। ये बुक है आपकी ओसवाल गुरुकुल की 61 सैंपल क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का ये है। सबके सैंपल क्वेश्चन पेपर से साथ में स्पेसिमेन का सॉल्यूशन है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो सैंपल पेपर्स हैं उनके भी 4 पेपर्स के सॉल्यूशन है, और 5th आपका जो है अनसॉल्व्ड है। सॉल्यूशन भी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, जहाँ पे आप पहले इनकी आंसर राइटिंग कर लो और इसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए बाद में आंसर रखें। एक साथ में नहीं दिया जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो आंसर राइटिंग करते वक्त। ये हो गया इस जो है जिस बुक के बारे में बता रहे हो उसके बारे में। अच्छी बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको परचेज कर सकते हो। खैर, यहाँ पे जो ये स्पेसिमेन है, आपको पता है कि जो काउंसिल ने इशू करा है वही ये स्पेसिमेन है, तो इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर आप लोग देखे ही और देख भी सकते हो, तो हम सीधे इनके सॉल्यूशन पर चलेंगे और सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपको बोलेंगे, बार बार स्क्रॉल करके हम क्वेश्चंस पर नहीं आएंगे, केवल जहां जरूरत होगी वहां पर आएंगे। तो सबसे पहले आंसर्स पे शुरू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर 1 जो है वो टोपोसीट से है। टोपोसीट का हम आपको अलग से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट मिली नहीं है, तो यहाँ और वैसे भी यहाँ से वो सॉल्व करा पाना ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए कुछ तरीका निकालेंगे। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, जो 10 मार्क्स का है आपका, और वो है मैप का। तो मैप के लिए इनका जो है पहला क्वेश्चन जो था इनका, ठीक है, मैप के लिए वो पहला क्वेश्चन है, ड्रा एंड लेबल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो, इन्होंने ऐसे ही फर्स्ट लिखा है और फिर इन्होंने लिख दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से आप ये भी जान लो कि आंसर राइटिंग का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट लिखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एग्जामिनर को आसानी होगी, अगर वो सीरियल देख के चेक कर रहा होगा तो भी चेक कर लेगा, और नेम देख के चेक कर रहा होगा तो भी चेक कर लेगा। एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा, और यही आपके हित में है। ड्रा कहाँ से करनी है, गुजरात से निकालनी है। राजस्थान में भी इसकी एंट्री होनी चाहिए, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम में होनी चाहिए। अगर इतनी एंट्री करोगे तो बीच में सही जगह कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, सेड एंड लेवल द रिवर तुंगभद्रा। तो ये आपकी देखो, सेकंड इन्होंने डाला और लिख दिया रिवर तुंगभद्रा, और इसको थोड़ा इन्होंने डार्क कर दिया। ये जो रिवर तुंगभद्रा थी इसको इन्होंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इनका था, शेड एंड लेबल द मालाबार कोस्ट। देखो यहाँ पे थर्ड लिखा, मालाबार कोस्ट लिखा, और ये इन्होंने मालाबार कोस्ट के लिए लाइन खींची हुई है। आपको पता है, जो वेस्टर्न कोस्ट का सदर्न हिस्सा है वो मालाबार कोस्ट कहा जाता है, मिडिल का हिस्सा कनारा कोस्ट कहा जाता है, और जो उसका नॉर्दर्न हिस्सा है उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और अगर ईस्ट में आ जाओ तो सदर्न हिस्सा, ये आपका क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है, और ये नॉर्दर्न सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, शेड एंड लेबल द अंडमान सी। देखो, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और यहीं पे जो वाटर इसके चारों ओर है वो उसका क्या नेम है, अंडमान सी। फोर्थ डाल के इन्होंने अंडमान सी लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मार्क विद अ डॉट एंड नेम कोची। एक सिटी का नेम पूछा है, तो देखो फिफ्थ में पूछा है तो इन्होंने फिफ्थ लिखा और कोची लिखा, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक डार्क जो है एक पॉइंट बनाया है, और फिर यहाँ पे कोची लिखा हुआ है। शेड एन एरिया विच हैज ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल का एरिया देख सकते हो आपने, इन्होंने इसको इंसर्कल्ड किया और फिर शेड किया, और बीच में इन्होंने लिख दिया नंबर डाल के। 6 नंबर में पूछा गया था तो 6 नंबर डाला, और क्या लिखा, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क एंड नेम नाथुला पास। तो देख सकते हो, ये नेपाल है, ये भूटान है, इसी के बीच में ये सिक्किम वाला स्टेट है, और यहाँ पे ये इसके बीच में आप सिंबल देख रहे हो कि ऐसे ये सिंबल बना हुआ है। पास के लिए यही सिंबल होता है, तो उन्होंने यहाँ पे सिंबल बनाया, उसके ऊपर 7 नंबर डाला, और आगे नाथुला पास लिखा। परफेक्ट आंसर राइटिंग है, ठीक, ये नाथुला पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क एंड नेम झरिया। झरिया कोल माइन है, कोल माइन पूछा, झारखंड में है, तो वहीं पे इन्होंने नंबर 8 डाला, झरिया लिख दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक डार्क पॉइंट बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, मार्क एंड लेवल अरावली। तो ये अरावली रेंज के लिए इन्होंने देखो आप शेड किया इन्होंने, और यहाँ पे 9th नंबर डाल के अरावली लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड एंड लेबल द एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन इन इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया का स्पार्स पॉपुलेशन, ये हिली रीजन है, लद्दाख रीजन, ठीक, ग्लेशियल रीजन है, तो यहाँ पे क्या है, स्पार्स पॉपुलेशन। तो 10 डाल के और इन्होंने प्लेस लिख दिया लद्दाख, जब फिर उससे लद्दाख पूछा नहीं गया, लेकिन उन्होंने लद्दाख यहाँ पर लिख दिया, ठीक। मतलब और भी लिख सकते, लेह होता तो लेह लिख सकते थे, कोई वो भी मतलब गलत नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे फिल करोगे तो 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे आपको
मिल जाएंगे। राइट, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसको हम क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लेते हैं। ठीक, इसको हम क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, डैश है फिर इज अ हॉट एंड ड्राई लोकल विंड दैट ब्लो इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड। प्री मानसून पीरियड में नॉर्थ इंडिया में हॉट एंड ड्राई जो विंड ब्लो होती है उसका नेम क्या है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको वीडियो मिलेगी, तो आंसर आप कर पाओगे। इसका आंसर है लू। देन ए गली इरोजन इज कॉमन इन द, कहां पे, चंबल बेसिन, गंगा बेसिन, राजस्थान या हिली रीजन। तो गली इरोजन जो है वो चंबल बेसिन में खूब ज्यादा कॉमन है। देन है दो डैश है और लिखा है क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विद लेटेराइट सॉइल। सॉइल के चैप्टर से ऊपर वाला भी है, ये वाला भी है, सॉइल का चैप्टर जल्दी मुझे पढ़ाना है। क्वेश्चन है व्हीट एंड राइस, शुगर केन एंड राइस, मेज एंड बाजरा, टी एंड कॉफी। तो लेटेराइट सॉइल, जब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक जानोगे तो जानोगे कि जहां एक्सेस रेन होती है वहां पे लेटेराइट सॉइल होती है, और एक्सेस रेन की ही क्रॉप है टी और कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड, साइड गलत लिखा है, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, 45 जो है परसेंट के आसपास एरिया में पाए जाते हैं। इज द ओल्डेस्ट कोलफील्ड ऑफ इंडिया, रानीगंज, झरिया, बोकारो या करणपुरा। तो रानीगंज जो है ये ओल्डेस्ट कोलफील्ड है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो क्रॉप्स का कल्टीवेशन और रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये दोनों कौन सी किसकी जो है ये फीचर है। तो वैसे भी अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो पहला माइंड जो आपका कहेगा वो ये कहेगा ये मिक्स हो सकता है, और मिक्स ही आपका सही भी है। इंडस्ट्रीज आर नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और वहां पे आंसर भी मैंने बताया था इसका। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला स्टील प्लांट वाज बिल्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ। जो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था तो यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करी गई थी और डिफरेंट कंट्रीज के कोऑपरेशन से। तो राउरकेला जो है उसमें से वो जर्मनी के कोऑपरेशन से स्टैब्लिश करी गई थी। फिर ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्स द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कौन सा ट्रांसपोर्ट जो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी सप्लीमेंट करता है। तो रोडवेज ही ऐसा है, क्योंकि आप कहीं भी ट्रेवल करो, किसी भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करके आओ, लेकिन घर तक पहुंचने में रोडवेज का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, रोडवेज। भाई आप एयर से आओगे तो जहां पे प्लेन आपको उतार देगी उसके बाद आप कहां से जाओगे, प्लेन आपके घर पे तो उतारेगी नहीं, तो फिर आप रोड से आओगे। ऐसे अगर आप मान लो वाटरवेज से आते हो तो भी घर तक पहुंचने के लिए रोडवेज का सहारा लेना पड़ेगा, एंड सेम एज रेलवेज। देन चीपेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है। इसका आंसर क्या है, डंपिंग है। ठीक, अब आ जाओ जो पार्ट सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन से ही देख लो, पार्ट सेकंड पे हम लोग आएंगे, और पार्ट सेकंड में क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, और ईच पार्ट 10 का होगा, यानी 50 मार्क्स का होगा। खैर हम यहाँ पे सारे पार्ट्स करेंगे। और एक चीज जान लो, आप ये मान करके चलो कि ये पेपर सॉल्व करने पे आपका बहुत फायदा होने वाला है। मेरी ये बात मानो कि वीडियो आप लास्ट तक देखो। ठीक, हाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। चलो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे, जो कि मतलब क्वेश्चन पार्ट सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट है, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये है किससे, क्लाइमेट से। क्वेश्चन हम यहाँ से रीड कर रहे हैं, फिर आंसर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन इनका है, नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिया, और इसका इन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा है। यहाँ पे आंसर थोड़ा लेंदी है, आप केवल इतना अगर लिख दोगे ट्रॉपिकल मानसून टाइप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये 1 मार्क का हो जाएगा। इसी का फर्स्ट का बी है। क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इट, यानी इंडिया की जो क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून टाइप है उसके लिए कौन से 2 फैक्टर जो है रिस्पांसिबल हैं। तो आंसर क्या है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ड्यू टू प्रेशर सिस्टम which is well developed over the land and sea, land and sea के डिफरेंट हीटिंग नेचर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर सिस्टम एक डेवलप होता है, और जिसकी वजह से विंड्स का रिवर्सल होता है, और इसीलिए मानसून टाइप क्लाइमेट यहाँ पर बनती है। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लैंड मास एंड वाटर बॉडी, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इज द चीफ कॉज ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी जो है इन्होंने दोनों जो आंसर जो लिखे हैं वो सेम पर्सपेक्टिव में लिखे हैं, फर्स्ट वाले का सेकंड में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, परफेक्ट आंसर राइटिंग है ये। आप मतलब ऐसे मॉडल अप्लाई कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो है इनका 2 मार्क्स का, जैसे इसमें ए और बी हो गए थे तो ये 1 मार्क्स के हो गए थे, यहाँ पे अकेला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, गिव विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ रिलीफ फीचर अफेक्ट द रेनफॉल ऑफ अ प्लेस।
किस तरीके से किसी प्लेस के रेनफॉल को जो है रिलीफ फीचर अफेक्ट करते हैं। तो आप एक चीज इसमें जान ही रहे हो, जैसे इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्ट का एग्जांपल दिया है, सब हिमालयन रीजन का दिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स का दिया है, इन सबका एग्जांपल दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे आप ये चीज देख ही रहे हो कि ये विंड वर्ड साइड है, मतलब यही यही तुरंत इमेज आपके माइंड में बन जाना चाहिए और बस आप आंसर राइटिंग कर ले जाओगे, और ये विंड वर्ड स्लोप है। लैंड फीचर से जब रेनफॉल का रिलेशन आएगा तो यही होगा। क्या होता है इंडिया में मोस्ट ऑफ दी रेनफॉल जो ओरोग्राफिक है, तो जिस साइड से मानसून विंड्स आती है उस साइड में तो उसके स्लोप के सहारे वो रेस करती है, और क्या होता है रेस करने के बाद में वो वहां पे प्रेसिपिटेशन करती हैं, सैचुरेट होती हैं और प्रेसिपिटेशन करती हैं, लेकिन जस्ट अगेंस्ट द स्लोप क्या होता है, और वो राइज नहीं करती, नहीं असेंड नहीं करती, वो डिसेंड करती है। जब डिसेंड करेंगी तब वो सैचुरेट तो होंगी नहीं, तो वो रेन नहीं करा पाएंगी, यानी अपोजिट साइड वाला एरिया क्या रह जाता है, रेन शेडो रीजन रह जाता है, रेन शेडो। और उसी के एग्जांपल्स हैं वेस्टर्न घाट्स जो है, तो वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न हिस्सा है यानी इधर वाला, वहां तो ठीक ठाक रेन होती है, लेकिन जो उसका ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो रेन शेडो रह जाता है। कंपैरिजन आप जान ही रहे हो मैसूर और मैंगलुरु का, मैंगलोर और इधर मैंगलोर पड़ता है, इधर मैसूर पड़ता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाले मैंने खूब बताया है, इधर महाराष्ट्र पड़ता है, इधर पुणे पड़ता है। ठीक, अगर उधर चले जाओगे मेघालय वाले में गारो खासी जयंतिया हिल में, तो इधर इधर गारो खासी जयंतिया के इधर जो है मौसिनराम और चेरापूंजी पड़ता है, यहाँ खूब रेनफॉल होती है, जबकि इधर शिलोंग पड़ता है और यहाँ रेन बहुत कम होती है। तो ये इसके आंसर राइटिंग में आ जाएंगे, इसको आप रीड कर सकते हो। मैंने कहा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है जिस जो गिव रीजन का है। पहला गिव रीजन है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हायर इन दिल्ली देन मुंबई। तो आंसर है कि मुंबई हैज अ कोस्टल लोकेशन व्हाइल दिल्ली हैज अ कॉन्टिनेंटल लोकेशन। ठीक, देन क्या है ड्यू टू द, मतलब क्यों है, तो मुंबई कोस्टल लोकेशन पे है और दिल्ली कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल पे है। और इसके बाद आपको वही चीज एक्सप्लेन कर देना है कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉइस्ट विंड फ्रॉम द सी मुंबई एक्सपीरियंसेज अ मॉडरेट क्लाइमेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्ट विंड का इन्फ्लुएंस होता है और इसीलिए मॉडरेट क्लाइमेट रहती है कहाँ पे, मुंबई में पूरे साल। जबकि दिल्ली हैज द एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रिजल्टिंग इन हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जबकि जो दिल्ली है वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, यहाँ के जो विंटर्स होती हैं वो कोल्ड होती हैं, समर्स हॉट होते हैं। तो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशन आएगी तो रेंज अपने आप बढ़ जाएगा, जबकि अगर मॉडरेट क्लाइमेट होगी तो रेंज कम रहेगा। सेकेंड गिव रीजन का क्वेश्चन था मैंगो शावर्स आर बेनिफिशियल लोकल विंड्स। तो उसका आंसर क्या है, मैंगो शावर्स आर लोकल विंड्स व्हिच ब्रिंग रेन टू केरला इन द नॉर्थ ऑफ में। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आखिर ये है क्या, इसको पहचान आपको बता देनी कि हाँ हम मैंगो शावर जान रहे हैं, और फिर क्यों जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि इट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ मैंगोज। थर्ड गिव का क्वेश्चन था द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग ऑलमोस्ट नो रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रेन क्यों नहीं लाती है, क्योंकि ये लैंड टू सी ब्लो करती है, और जब लैंड टू सी ब्लो करेंगी तो इनमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, दीज विंड्स हैव डिवाइड ऑफ मॉइस्चर एंड दस डू नॉट कॉज रेनफॉल। देन इसके बाद में क्लाइमेटिक डेटा से क्वेश्चन है, तो क्लाइमेटिक डेटा आपको एक बार दिखा देते हैं फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपका ये क्लाइमेटिक डेटा है, ये टेम्परेचर आपका दिया हुआ है और ये रेनफॉल दी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेंज के लिए क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर से माइनस मिनिमम वाला माइनस करना होता है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 30.4 ये आपका क्या है, मैक्सिमम है, तो 30.4, और इसमें से माइनस करोगे मिनिमम वाला, तो मिनिमम हमको क्या दिख रहा है 23.8, और क्या इससे कम है, जी नहीं, 23.8 इसमें से माइनस करोगे और जो आंसर आएगा वो उतने डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज होगा। फिर व्हाट इज द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो मानसून कब से कब तक होता है, तो आप कहोगे सर जून टू सितंबर, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 मंथ्स का जो है पूरा रेन ऐड कर लेना है, और जितना आएगा उतने सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो इस मंथ में हुई है। फिर ऑन विच कोस्ट इज द स्टेशन लोकेटेड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। चलो ये सॉल्यूशन पे अब सीधे यहां से आ जाते हैं। ठीक, तो ये माइनस करके 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, ये इतने सेंटीमीटर आया था, और ये है कहाँ पे, तो स्टेशन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और उसका सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज हैवी रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड इन मानसून सीजन।
मानसून सीजन में हैवी रेनफॉल है, इसीलिए ये पता चलता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे है। अगर मान लो विंटर सीजन में होती तो तब विंटर सीजन में ज्यादा रेनफॉल होती तब पता चल जाता कि ईस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि विंटर सीजन में रेनफॉल कहाँ होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे होती है। तो ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर से आपके 10 मार्क्स हो गए। ठीक, अब हम आ जाते हैं सॉइल वाले चैप्टर पे। तो आपको एलुवियल और लेटेराइट सॉइल में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन यही है, डिफरेंशिएट बिटवीन एलुवियल एंड लेटेराइट सॉइल, राइट। तो 3 बेसिस पे इन्होंने डिफरेंशिएट किया, फॉर्मेशन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे और एरिया कवर्ड के बेसिस पे। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या है, एलुवियल सॉइल जो है वो एलुवियम के डिपोजिशन से बनती है, जबकि लेटेराइट सॉइल जो है वो वेट एंड हॉट एरियाज में लीचिंग की वजह से बनती है। कलर में एलुवियल सॉइल जो होती है वो येलोइश होती है, ग्रे होती है, जबकि लेटेराइट सॉइल रेडिश होती है। एरिया कवर्ड में तो एलुवियल सॉइल लगभग 40% एरिया कवर करती है, जबकि लेटेराइट सॉइल 3.7% एरिया कवर करती है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक पे ही डिफरेंशिएशन करने थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है, दिस सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई। यानी ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई। तो ये ब्लैक सॉइल की है। द सॉइल इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो इसका आंसर लेटेराइट सॉइल है। द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू खादर एंड भांगर। इसका आंसर एलुवियल सॉइल है। और व्हेन हैवी रेनफॉल वॉशेस अवे द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, तो उसको क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन इसका ज्योग्राफिकल रीजन का है। सबसे पहला है, ब्लैक सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल। यानी ब्लैक सॉइल को रेसिडुअल सॉइल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक फॉर्म्ड बाय द डेक्कन लावा, दैट इज दिस सॉइल रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड रेसिडुअल। ये जो रिमेन्स एट इट्स प्लेस है, यहीं से इसका नाम पड़ा है रेसिडुअल। और रिमेन्स क्यों है, क्योंकि ये वोल्केनिक जो रॉक है या जो लावा रॉक है उसकी वेदरिंग से बनी हुई है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका, रेड सॉइल्स आर जनरली इनफर्टाइल। रेड सॉइल इनफर्टाइल क्यों होती है, तो उसके 2 रीजन है। एक तो है डिफिशियंट इन नाइट्रोजन और ह्यूमस, ठीक, दूसरा पोरस होती है और फ्राइएबल होती है। सेकंड है, एलुवियल सॉइल डिफर्स इन टेक्सचर। टेक्सचर में डिफर कैसे करती है, तो एलुवियल सॉइल हैविंग डिफरेंट टेक्सचर ड्यू टू इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर्स। इसकी वजह से इनका जो है जो टेक्सचर है वो डिफर करता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफर इसलिए करता है कि जैसे एलुवियल सॉइल बनना कहाँ से शुरू होती है, जैसे हिल है और यहाँ से रिवर्स जैसे निकलेंगी तो इरोजन करना और डिपोजिशन करना शुरू कर देंगी। और जब जहां तक किसी वाटर बॉडी में जाके जब तक ये मर्ज नहीं हो जाएंगी तब तक इनका इरोजन और डिपोजिशनल वर्क चलता रहेगा। अब यहाँ पे इनका फ्लो तेज होगा, यहाँ पे कुछ मीडियम होगा, यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो और जितना भी जो इरोजन करते हुए लेकर के चलेंगे, तो जैसे से आगे बढ़ेंगी तो इरोडेड मटेरियल का टेक्सचर जो है वो काफी ज्यादा फाइन होता चला जाएगा, जो कि डेल्टा रीजन पे बहुत फाइन होगा। ठीक, तो और डिपोजिशन कितना डीप है, तो इन सब कई सारे इस तरीके से फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे जैसे खादर और भांगर इसी बेस पे बना हुआ है। ठीक है, इवन भाबर और टेराई ये 2 चीजें हैं, आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे, वो सब उसके जो टेक्सचर हैं उसी बेस पर बने हुए हैं। चलो इसका फोर्थ और लास्ट है सॉइल कंजर्वेशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे सॉइल कंजर्वेशन में जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, मेंशन एनी 2 मेजर्स टेकन टू कंजर्व सॉइल। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ टॉप सॉइल व्हिच इज कॉन्स्टेंटली बीइंग शिफ्टेड बाय विंड एंड वाटर, या कह सकते हो कॉन्स्टेंटली बीइंग इरोडेड बाय विंड एंड वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है कि सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो सॉइल कंजर्वेशन रिफर्स टू द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। अब मेजर्स क्या क्या हैं सॉइल कंजर्वेशन के, तो बेल्ट्स ऑफ ट्री एंड shrubs शुड बी प्लांटेड टू चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड दस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जो शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं वो। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूट डैम्स एंड बैराजेस वुड चेक द स्पीड ऑफ वाटर एंड सेव द सॉइल फ्रॉम इरोजन। वाटर की स्पीड को चेक करने के लिए डैम और बैराज बना करके सॉइल इरोजन को रोकना। तो ये सॉइल से हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग वाटर पे। पहला नहीं, वेजिटेशन पे। पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले ये है कि डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द सेम टाइम, इसीलिए ये एवरग्रीन कहे जाते हैं। और सेकंड है, फॉरेस्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ टॉल हार्डवुड ट्रीज सच एज महोगनी, एबोनी, सिनकोना, रोजवुड एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेस्ट व्हिच इज फाउंड इन द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा, नेम 2 ट्रीज। तो डेल्टा रीजन में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो डेल्टा रीजन में मैंग्रोव
जिनका दूसरा नाम लिटोरल फॉरेस्ट है वही पाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल्स आपके हो गए, मैंग्रोव अपने आप में खुद है, ठीक, पाम के ट्रीज हैं और सुंदरी के ट्रीज हैं जिनके नेम पे ही सुंदरबन नेम पड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन ज्योग्राफिकल रीजन का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है लॉन्ग रूट्स। तो जीरोफाइटिक उनको कहते हैं जो कि एरिड रीजन में ग्रो होते हैं, नहीं डेजर्ट रीजन में, ठीक, उनको जीरोफाइटिक कहते हैं। तो इनके रूट्स लॉन्ग क्यों होते हैं? तो टू ड्रा वाटर, वाटर को ड्रा करने के लिए, एज द रेनफॉल इज वेरी स्कार्स एंड आल्सो हैव थिक फ्लेशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट। ऐसे समझ लो कि वहां पे वाटर की स्कार्सिटी होती है तो काफी डीप से उनको वाटर ड्रा करना होता है और इसीलिए वो रूट्स जो होती है काफी डीप तक पेनिट्रेट होती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट फ्लड को कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड आल्सो वाटर, देयरफॉर फॉरेस्ट हेल्प इन चेकिंग फ्लड। हम जब आपको पढ़ाए तो हमने सीधी सी चीज बताया कि एक तो जो इनके रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं, दूसरा क्या है जो ट्रीज के जो कैनोपीज हैं, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला, ये क्या करते हैं रेल की वेलोसिटी को कम करते हैं, यानी इनकी वजह से जो अर्थ पे जब वाटर गिरता है तो कम स्पीड से गिरता है या उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो इन सबसे सॉइल इरोजन कम होता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आर कॉमर्शियली मोस्ट एक्सप्लॉइटेड। तो ज्यादा एक्सप्लॉइटेड क्यों होंगे भाई? कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी तभी तो वही है कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर, यही इसकी खासियत है, यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स स्पीसीज लाइक टीक, साल, सैंडलवुड, यूकेलिप्टस हैव वेरी हाई कमर्शियल वैल्यू और दैट्स व्हाई दे आर हाईली एक्सप्लॉइटेड। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका है, गिव 3 रीजंस व्हाई वी मस्ट कंजर्व अवर फॉरेस्ट। तो सबसे पहले इसमें आपको फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस ही बेसिकली लिखना है, क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन नीडेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हेल्प टू सेव द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड है कंजर्विंग वाटर इन द सब सॉइल, absorbing insolation, causing rain, maintaining ecological balance, preventing floods। इसमें सीधा सा इन्होंने आंसर में आपको ये बताया है कि जो है जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंटली किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, और चूंकि वो इन्हीं तरीके से यूजफुल है इसलिए कंजर्व करना चाहिए। ठीक, जैसे किस किस चीज में यूज है कि क्या करते हैं, सब सॉइल में वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेन कराते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, फ्लड से बचाव करते हैं, और चूंकि इतना काम ये करते हैं इसलिए हमको क्या करना है, इनका कंजर्वेशन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है वाटर रिसोर्स से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। वेल के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी 2 चीजें जरूरी होनी चाहिए? ठीक, तो सबसे पहला है वाटर लेवल शुड बी हाई, वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए, और दूसरा है सॉइल शुड बी लूज। ठीक, क्योंकि डिगिंग करने के लिए लूज सॉइल चाहिए, हार्ड रॉक्स ज्यादा जल्दी डिग नहीं कर मिलेंगी, और वाटर लेवल हाई होगा तो कम डेप्थ तक डिगिंग करना पड़ेगा, और इतना आप केवल लिख दिए तो 2 मार्क्स हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन है डिफाइन सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर किसे कहते हैं, ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं? सरफेस वाटर कहते हैं वाटर ऑन लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन और सीपेज फ्रॉम द अंडरग्राउंड व्हिच फॉर्म्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इज नोन एज द सरफेस वाटर। यानी जो सरफेस पे फ्लो करता है, जनरली रिवर है, वो सरफेस वाटर एग्जांपल हो गया। और ग्राउंड वाटर क्या होता है? द वाटर व्हिच गेट्स कलेक्टेड अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड और ग्राउंड वाटर which remains in the soil, subsoil or bedrock is known as ground water। जो नल से पानी खींच के पीते हो वो अंदर एज अंडरग्राउंड वाटर रहता है, ग्राउंड वाटर रहता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ कैनाल्स एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक्स। तो कैनाल का एक एडवांटेज देखना है सबसे पहले। तो कैनाल्स आर मल्टीपर्पज इन नेचर, कैनाल्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के थ्रू ही बनाई जाती हैं, जिनसे इरिगेशन भी होता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी होता है, और फिशरी डेवलपमेंट भी होता है। ठीक, और टैंक्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो ऑक्यूपी लार्ज एरिया ऑफ लैंड व्हिच कुड बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। जहां पे टैंक बनाए जाएंगे वो एक लार्ज एरिया जो है कवर कर लेंगे, अगर टैंक ना होते तो वहां पे कल्टीवेशन हो सकती थी। तो एक इसका ड्रॉबैक ये है। दूसरा है देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन एज दिस टैंक्स आर यूजुअली शैलो। ये ज्यादा डेप्थ में होते नहीं, शैलो होते हैं, और ब्रॉड एरिया होता है इसलिए खुला पानी होता है और इवेपोरेट हो जाता है। राइट, फोर्थ है क्वेश्चन यहाँ पे, मेंशन 3 ways by which you as an individual can reuse and conserve water।
वाटर को रीयूज और कंजर्व कैसे कर सकते हो आप इंडिविजुअली, इसमें आपका अपना खुद का लिखना है। तो इन्होंने आंसर राइटिंग करके दी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर, यानी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। ठीक, इसके कई सारे मेथड हैं। ठीक, सेकंड है आई डू नॉट रन मोर वाटर देन नेसेसरी while washing and cleaning clothes, utensils, etc. And keep an eye how many buckets of water used in single day and try to reduce it. मतलब वाटर का मिसयूज नहीं करेंगे आप। देन चेक द ओपनिंग्स आर लीकेजेस इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में से फर्जी वाटर वेस्ट नहीं होने देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो मिनरल्स से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेंशन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो कोल पाया जाता है उसका एक एडवांटेज बताना है और एक डिसएडवांटेज बताना है। तो पहला एडवांटेज क्या है, इट चीप रिसोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो पॉपुलर मिनरल व्हिच इज अबंडेंटली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको ब्लैक गोल्ड भी इसी को कहते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, इट क्रिएट्स पोल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ कोल हैज रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से मेंशन टू स्टेट्स वेयर कॉपर इज फाउंड इन इंडिया, मेंशन वन यूज ऑफ इट। कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, राजस्थान में खेतड़ी जगह है वहां पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक, ये दो प्लेस हो गए जहां पे कॉपर मिलता है। यूज क्या है, कॉपर इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सो इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री मेनली टू मेक कॉपर वायर्स। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस ओवर पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम की जगह अगर आप नेचुरल गैस यूज करोगे तो इसका क्या फायदा है। नेम एन एरिया वेयर नेचुरल गैस फाउंड, तो नेचुरल गैस कॉजेस लेस डैमेज टू एनवायरनमेंट, इट इज मेड अप ऑफ मीथेन एंड रिजल्ट्स इन लेस कार्बन इमिशन। ठीक, ये इसका एक फायदा हो गया किसके ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर। नेक्स्ट है इट इज रिलेटिवली मोर एबंडेंट देन अदर फॉसिल फ्यूल दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोल एंड पेट्रोलियम के रिसोर्सेस कम हैं जबकि फॉसिल फ्यूल इसके नेचुरल गैस के ज्यादा हैं। ठीक, और फिर उन्होंने एरिया पूछा है, तो इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मुंबई व्हिच इज नोन एज मुंबई हाई, मुंबई हाई से जो है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करी जाती है। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोगैस। तो बायोगैस एनर्जी यूजेज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेस्ट लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब देखो यही है कि अगर आप मन से पढ़ोगे रिलेट करोगे तो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में ये चीजें पढ़े हो, बायोगैस के बारे में थोड़ा, बायोगैस कैसे बनती है, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्पोज कैसे करते हैं, वहां से कौन सी गैसें निकलती हैं, तो ये चीज जब पढ़े रहोगे तो रिलेट करोगे, दोनों दोनों चीजें एक ही चैप्टर के पढ़ाई में हो जाएंगी, या थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो सो इट इज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सस्टेनेबल सोर्स में क्या होता है, एक तरफ तो आपका जो है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भी, उसका भी सॉल्यूशन हो गया, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गया, दूसरा आपको एक एनर्जी मिल गई। इट्स यूजेज एज सोर्स ऑफ पावर हैज मेनी एडवांटेजेस सच एज द प्रोसेस इमिट्स फॉर लेस ग्रीन हाउस गैस इनटू द एयर देन इन द फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले तो ये है कि दूसरे फॉसिल फ्यूल्स यानी जैसे कोल और पेट्रोलियम है तो उनको जब आप बर्न करोगे तो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी, जबकि अगर आप बायोगैस का यूज करोगे तो नहीं निकलेगी। ठीक, दूसरा है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, और थर्ड है इट सेव्स अबाउट 70 लाख टन्स ऑफ फ्यूल वुड एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, लगभग हम लोग इंड की ओर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका है एग्रीकल्चर क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर कौन सी दो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर अनेबल टू बाय गुड क्वालिटी सीड्स एंड एग्रीकल्चरल मशीनरीज व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव। जो इस छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अच्छी मशीनरी और अच्छे सीड्स परचेज नहीं कर पाते, क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। सेकंड है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग इज वन ऑफ द मेजर इश्यू व्हिच इज प्रूवन इकोनॉमिकली अनविएबल। मतलब जो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, छोटी लैंड होल्डिंग से, अब छोटी लैंड होल्डिंग से क्या होगा, एक तो वहां पे एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं हो पाएगी, वहां पे जो है सबसिस्टेंस टाइप की फार्मिंग होगी, यानी अपने खाने भर का ही ग्रो कर पाएंगे, मशीनरी यूज नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से प्रोडक्शन वहां पे नहीं हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है नेम टू स्टेप्स सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो एक तरफ इंटेंसिव का बॉक्स बनाया, एक तरफ एक्सटेंसिव का बनाया। पहला है कि स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टीवेटेड साइंटिफिकली विद अ लार्ज यील्ड पर हेक्टेयर, ये इंटेंसिव का हो गया।
जबकि एक्सटेंसिव में क्या है, लार्ज फार्म्स आर कल्टीवेटेड। यहाँ पे स्मॉल प्लाट्स है, यहाँ पे लार्ज फार्म्स है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, साइंटिफिकली विद लार्ज यील्ड पर हेक्टेयर, और ये ट्रेडिशनली विद लो यील्ड पर हेक्टेयर। ठीक, एकदम से कंट्रास्ट में है। अगला ट्रिपल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन यहां से है आपका, विथ रेफरेंस टू राइस कल्टीवेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है नेम अ स्टेट दैट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ राइस, तो आंसर उसका वेस्ट बंगाल है। सेकंड है मेंशन एनी टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, यानी राइस की ग्रोथ के लिए कौन कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, तो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, जहां पे टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ठीक, सेकंड है द एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 300 सेंटीमीटर मोर सुटेबल, मतलब एक बात टेम्परेचर पे हो गई और दूसरी बात रेन पे हो गई। ठीक, और आगे अगर आपको लिखना होता तो बात हो जाती किस पे, सॉइल पे हो जाती। चलो नेक्स्ट है व्हिच इज द बेस्ट मेथड फॉर इट्स कल्टीवेशन, तो जापानीज मेथड सबसे अच्छा है ऑफ कल्टीवेशन इज बीइंग पॉपुलराइज्ड इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से फोर्थ का ए सेक्शन है, मेंशन टू रीजंस व्हाई शुगर केन कल्टीवेशन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन पेनिनसुलर इंडिया। जो शुगर केन है वो पेनिनसुलर इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, तो द यील्ड ऑफ शुगर केन इज हाई। अब यही सेम चीज अगर आप जानकारी रखोगे तो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी शुगर इंडस्ट्रीज में यही चीज काम आएगी। The yield of sugarcane is higher in the peninsular region because its favorable maritime climate. Ocean winds help the growth of sugarcane and increase the quantity of the juice. और उसका सेकंड है कि Deccan region also have highly fertile black lava soil. Sufficient irrigation and new farming techniques also help in its yield. और बी और लास्ट है स्टेट वन प्रॉब्लम ऑफ शुगर केन ग्रोवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर ओल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ ऑब्सोल्यूट मशीनरी। मिल्स क्या है, ओल्ड है, ऑब्सोल्यूट मशीनरी यूज हो रही है, व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन यूपी। अब अगर इसको कंपेयर करोगे तो एक आंसर और लिख सकते हो, अगर मान लो आपके साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया कि शुगर इंडस्ट्री में या शुगर प्रोडक्शन, शुगर केन के प्रोडक्शन में अगर कंपेयर करने को आ जाए तो आप यही आंसर लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है मॉडर्न मशीनरी है, फेवरेबल क्लाइमेट है, न्यू फार्मिंग टेक्निक्स है साउथ इंडिया में, जबकि यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट है, ऑब्सोल्यूट मशीनरी है और ओल्ड मिल्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका इंडस्ट्री चैप्टर से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एंसिलरी इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करना है। तो एंसिलरी क्या होती है, दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कंपोनेंट, टूल्स, सब असेंबलीज, इंटरमीडिएटरीज एंड मशीन रिक्वायर्ड बाय बिग इंडस्ट्रीज। एग्जांपल के लिए, मतलब एग्जांपल में ये है कि जैसे जो हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो छोटे छोटे टूल्स या असेंबलीज या इंटरमीडिएट्स यूज करते हैं, उसके लिए जो इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स बनाती हैं उन्हें एंसिलरी इंडस्ट्री कहते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या है, तो इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड मैनेज्ड कंप्लीटली बाय द स्टेट और इट्स एजेंसीज आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिनको आप कह सकते हो कि सरकारी मिले, गवर्नमेंट सेक्टर की जो होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। एग्जांपल के छत्तीसगढ़ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पहला है सम प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की इनएडिक्वेट सप्लाई, आउटडेटेड मशीनरी। इंडस्ट्री के चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है और मैंने बताया था वहां पे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो है आउटडेटेड मशीनरी, एग्जिस्टेंस ऑफ अन इकोनॉमिक यूनिट एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, और सेकंड है एग्जिस्टिंग ऑफ सिक मिल्स, ठीक, यानी एब्सोल्यूट मशीनरी और सिक मिल्स, व्हिच मींस दैट दीज मिल्स आर ऑपरेटेड एट अ लॉस रादर देन एट प्रॉफिट्स। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर टाटा स्टील गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ कोल, आयरन ओर एंड वाटर सप्लाई फ्रॉम। मैंने आपको पढ़ाया है, तो टाटा स्टील का सबसे पहले आप बताओ कोल कहाँ से मिलता है, तो झरिया जो कि झारखंड की कोल माइन है, और रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल के है। आयरन ओर कहाँ से मिलता है, सिंहभूम जो कि झारखंड का है, और मयूरभंज जो कि ओडिशा का है। ठीक, मैग्नीज कहाँ से मिलता है, नोवा मुंडी से, झारखंड की है। वाटर कहाँ से मिलता है, सुवर्णरेखा रिवर से। और इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च। तो क्या क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट टेलीविजन इंडस्ट्री। एजुकेशन के फील्ड में डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल क्लासेस,
डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल क्लासेज, इजिली अवेलेबल स्टडी रिसोर्सेज और मॉडिफिकेशन ऑफ लैब इनहेंस द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट। रिसर्च और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में क्या है, कम्युनिकेशन एडवांसमेंट, स्पेस रिसर्च और वेदर फोरकास्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से है, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता है ना, यही तो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 सिटीज को, जो आपका यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली, और यहाँ पे आपका क्या है जो है कोलकाता, यहाँ पे आपका चेन्नई है और यहाँ पे है मुंबई। तो इन्हीं 4 सिटीज को यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो है एक जो हाईवे है जो मर्ज करती है, उसी को क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहला है दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय ईजिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। दूसरा, इट विल आल्सो हेल्प टू कनेक्ट मेनी रिमोट एरियाज विद द मेन सिटीज। भाई मेन सिटीज ये हो गई और जहां से रोड जा रही है तो बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट तो करेगी। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया था, हाउ इज द अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मतलब इसका मेन क्वेश्चन ऐसे हो गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर इंडिया। तो इट एड्स द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब भी आप इंडस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता है कि उसमें एक फैक्टर, इंडस्ट्री की ग्रोथ का जो एक फैक्टर है वो ट्रांसपोर्ट भी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को ये क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। और इट हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ बैकवर्ड एरियाज बाय लिंकिंग देम विद द मोर एडवांस्ड एरिया। ठीक, फिर है क्वेश्चन है कि रेलवे के 2 एडवांटेजेस लिखने हैं और एयरवेज का एक डिसएडवांटेज लिखना है। तो 2 एडवांटेज क्या इसके रेलवेज के, ये चीपेस्ट मेथड है, कह सकते हो लैंड पर सबसे चीपेस्ट मेथड जो है वो क्या है, रेल है। किसके लिए, बल्कि प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरा, रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू लिंक द रूरल इंडिया विद द अर्बन सिटीज। और एयरवेज का डिसएडवांटेज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस, फ्लाइट ऑफन डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर। ठीक, दूसरा ये भी है कि जो बल्कि मटेरियल है उनको ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन इसका है, लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, नेम द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे टर्मिनल स्टेशन कौन सा है, तो वो है सिलचर एंड पोरबंदर आर द टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है तो ईस्ट में आपका यहाँ पे पड़ता है सिलचर और वेस्ट में पोरबंदर पड़ता है। ठीक है, ये सबसे क्या है, टर्मिनल से दोनों के। और जैसे यहाँ पे ये कश्मीर से कन्याकुमारी जो गई है ना, तो यहाँ पे जम्मू से ये स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये टर्मिनल पॉइंट है किसके, नॉर्थ साउथ के टर्मिनल पॉइंट है। और इसका बी सेक्शन है, लास्ट वाला इसका है, हु लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग। नेशनल हाईवेज कौन देखता है, तो नेशनल हाईवेज जो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, जो कि आपकी CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखती है। और जो बॉर्डर रोड, अगला क्वेश्चन है कि बॉर्डर रोड्स, तो बॉर्डर रोड्स आपका देखता है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा और जो नहीं रख पाए छोड़कर चले गए हैं उनको फिर से कह देना, उनको फीडबैक बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है और उनसे कहिएगा कि वो फिर से जाकर के देखें, वो वीडियो छोड़ के भाग गए हैं तो उन्होंने बहुत गलत किया है। चलो आ जाते हैं वेस्टेज से बेस्ट का मैंने पढ़ा दिया है, ये वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहला, गिव 2 रीजन व्हाई वी नीड टू मैनेज अवर वेस्ट। हम वेस्ट को मैनेज आखिर क्यों करें, तो सबसे पहला है कि हैजार्डस वेस्ट कैन कॉज डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज एज दे आर कोरोसिव एंड टॉक्सिक इन नेचर। अगर मैनेज नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिप्लेशन कर देंगे, क्योंकि ये कोरोसिव होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। ठीक, अब नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर है तो वाटर को क्या करेंगे, पोल्यूट कर देंगे, ऐसे समझ लो। देन है बीइंग पॉइजनस वेस्ट कैन कॉज सीरियस इलनेस टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल हेल्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ सैनिटरी लैंडफिल एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ कंपोस्टिंग। तो सैनिटरी लैंडफिल का एडवांटेज क्या है, लैंडफिल इज एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड टू डंप द सॉलिड वेस्ट। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ इट व्हिच इज द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है कि वेस्ट को डंप करते हैं फिर उसको कवर कर देते हैं, तो उसको बर्न भी नहीं करना पड़ता और साइट को स्पॉइल भी नहीं करता क्योंकि ये नीचे डंप होकर के कवर हो जाता है। ठीक है, और कंपोस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है, तो ये कॉस्टली मेथड है फॉर साइट प्रिपरेशन एंड इक्विपमेंट, द लेंथी ट्रीटमेंट पीरियड, सम एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज डस्ट। मेन चीज ये जानो कि ये क्या है, कॉस्टली है कंपोस्टिंग, और कोई चीज कॉस्टली होना भी अपने आप में क्या है, किसी चीज का ड्रॉबैक होता है।
ठीक। और इसमें क्या होता है, एक कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब खर्चे भी आते हैं कंपोस्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन का, जिसमें सबसे पहला वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। क्यों? तो प्लास्टिक देखो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो क्या होती है, डिकम्पोज नहीं होती है। तो द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन इन प्लास्टिक आर इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन थ्रू अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एंड रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्टेज आर हैजार्डस। वाई? तो रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैजार्डस बिकॉज दीज वेस्टेज रिलीज्ड हार्मफुल रेडिएशन which can cause cancer to human being and can change in DNA। कितना खतरनाक है रेडियो एक्टिव वेस्ट की, डीएनए तक को इफेक्ट करता है, यानी जनरेशंस खराब होने लगती हैं आगे, वो जीन्स पे चला जाता है। दैट मे गिव डिफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन फ्यूचर जनरेशन। मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिव डिजीज से अगर कोई मान लो अफेक्ट हुआ है तो फिर आने वाले उसके बच्चे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, तो वहां पे एक तरह जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वहां पे है, तो वहां पे लोग अब भी उन सिटीज में जो डिसेबल्ड होते हैं वो उसकी वजह से ही डिसेबल पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ओपन डंपिंग इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ मैनेजिंग वेस्ट। ओपन डंपिंग, इसमें यही दिखाना है कि ओपन डंपिंग का क्या नुकसान है। तो ओपन डंपिंग इसलिए फ्रेंडली नहीं है क्योंकि गैदरिंग ऑफ द वेस्ट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, फ्लाइज, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा दैट आर द कैरीज ऑफ हार्मफुल डिजीज। ठीक। अब चलो लास्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू एज एन इंडिविजुअल रिड्यूस एंड रीयूज वेस्ट एट होम। यानी खुद से आप जो वेस्ट है उसका रिड्यूस और यूज कैसे करोगे। तो अब आप अपने रीजंस लिख सकते हो, जैसे इन्होंने बताए हैं। नॉट टू यूज प्लास्टिक बैग्स बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, इंस्टेड प्लास्टिक बैग यूज जूट बैग। ठीक। मेंटेन अ मील प्लान सो अननेसेसरी वेस्ट विल नॉट प्रोड्यूस। मील प्लान अपना बनाओ। सबसे मतलब इसमें इसका एक कंक्लूजन ये है कि फूड वेस्टेज मत करो। फिर स्टार्ट कंपोस्टिंग, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वैल्यूएबल फर्टिलाइजर। कंपोस्टिंग करो जिससे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो फर्टिलाइजर बन जाएगा। कंपोस्टिंग में यही होता है, ये कंपोस्ट बनता है। रिलाई टू रिपेयर रादर देन डिस्कार्ड एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच रिड्यूस सॉलिड एज वेल एज अदर वेस्ट। मतलब जो चाइनीज चीजें आती है ना यूज एंड थ्रो वाली, तो उनको आप कम से कम यूज में लाओ। ठीक। ऐसी चीजें खरीदो जो रिपेयर कर सको और फिर से यूज में ले सको। ये नहीं इलेक्ट्रिक चीज कोई परचेज किया, खराब हुआ, फेंक दिया, नया खरीद लाया, तो इससे इलेक्ट्रिक वेस्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको ये नहीं करना है। यूज ऑफ पेपरलेस पॉलिसी व्हिच इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक मेल एक्सेट्रा। मतलब पेपरलेस पॉलिसी का आप यूज करिए कि ईमेल वगैरह का यूज करिए, पेपर कम वेस्ट करिए। यूज ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, दैट मीन्स वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल सोर्सेज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो आपको हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन मिलता है ना, तो आप उनका यूज करिए। वेट को अलग रखिए, ड्राई को अलग रखिए, जिनके जिससे कि क्या हो, उनके डिस्पोजिंग आप में आसानी हो। ठीक। आई होप मैंने जो मेहनत करी है, जो हम एक नया तरीका लेकर के आए, आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि ये चीज कैसी लगी। ठीक है, आगे जल्द ही वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं।